हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जिस प्रकार से लगातार हम लोग जो है इंटीग्रेशन के ऊपर आपको हमने वीडियो लेक्चर देते आया है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जितना भी इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर दिया था उसमें जो है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स था, अर्थात अनिश्चित समाकलन था। हिंदी में जो है ध्यान से सुनिएगा, जो पिछला जो है हमने जो आपको दिया था वो जो है अनिश्चित समाकलन था, अर्थात इनडिफिनिट इंटीग्रल था। इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता था, मान लीजिए कोई एक फंक्शन होती थी जिसमें जो है मान लीजिए आपका जो है इंटीग्रेशन करना था, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है और हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना था। तो इसमें हम क्या करते थे, इसका आंसर जो है एफ ऑफ एक्स आता था, अर्थात कैपिटल एफ ऑफ एक्स आता था, प्लस में जो है हम सी जोड़ देते थे। प्लस में हम क्या करते थे, सी जोड़ देते थे। ये सी क्या है, तो सी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हम जो है आपको बताए थे कि सी जो है हम क्यों जोड़ते हैं, लेकिन ये जो है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल हो गया। कौन सा हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रल, अर्थात अनिश्चित समाकलन। लेकिन अब जो है अब के वीडियो लेक्चर में अब से जो है हम लोग बात करेंगे केवल और केवल डिफिनिट इंटीग्रल में। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है उसको समझने के लिए आप जो है ध्यान दीजिए। डिफिनिट इंटीग्रल में जो है हम जो है सी को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है डिफिनिट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक जो है हम ग्राफ के द्वारा आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं, था जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम आपको समझाना कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक जो है आपका x हो गया और y हो गया, ठीक है। एक फंक्शन है उसका जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा मोटा, जैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। अब हमें जो है इस फंक्शन में जो है हम जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है, ठीक है। ये जो आपका लाइन हो गया x इक्वल टू ए है और ये जो आपका हो गया x इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। अब जो है डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल में जो है आपका लिमिट होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, ठीक है, फंक्शन हो रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, लिमिट रहेगा ए से बी, यानी कि हम जो है इंटीग्रेट जो करने जा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक करने जा रहे हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ध्यान दीजिए, यानी कि आप जो है इस एरिया को जो है, यानी कि इसका आप क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया निकालने जा रहे हैं। इसका आप क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया निकालने जा रहे हैं। यानी जो फंक्शन दिया हुआ है आप जो है इस रीजन का जो है आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, अर्थात इस रीजन का आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। यही आपका हो गया डिफिनिट इंटीग्रल। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। यानी कि इसका जो है हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ये जो बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ये जो आपको जो रीजन दिख रहा है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल आपको पूछे कोई कि डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो डिफिनिट इंटीग्रल जो है किसी भी जो है रीजन का, ठीक है, किसी भी जो है रीजन का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, अर्थात एरिया होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और ये जो आपका जो बाउंडेड रीजन हो गया उसका हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। उसका बाद जो है लिमिट लग जाएगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आपको हम इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये ऊपर वाला जो हो गया उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि अब जो है डिफिनिट इंटीग्रल में आपको जो है लिमिट दिया रहेगा, अर्थात लोअर लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट दिया रहेगा, उसको अंदर में जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इनडिफिनिट में हमें क्या था, लिमिट नहीं था, जिसके चलते जो है हम सी ऐड करते थे। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में जो है लिमिट रहेगा, कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है, लिमिट दिया रहेगा, इसलिए जो है यहाँ पर हम सी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है।
लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझना बहुत जरूरी है, यानी कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म। ध्यान दीजिए, निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, कुछ जो है डेफिनेट इंटीग्रल के जो है प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थात निश्चित समाकलन के गुणधर्म है, उनको हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी टॉपिक में एंटर करने से पहले जब तक आप अच्छी रीति से प्रॉपर्टीज को नहीं जानते हैं तो आपको जो है हमेशा दिक्कत होगा। इसीलिए आपको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, हम बारी बारी से सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज जो है हेडिंग डालिए, अर्थात पहला प्रॉपर्टीज कहता है आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उसका लिमिट जो है a से b तक दिया हुआ है। आपके पास जो है एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, उसका लिमिट क्या है? a से b तक, और फंक्शन है f ऑफ x dx। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है कि आप जो है इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट a से b तक f ऑफ x dx के जगह पर f ऑफ t dt भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप हमको टाइम दीजिए। पहला जो है प्रॉपर्टीज कहता है a से लेके b तक जो है लिमिट लगा हुआ है, और फंक्शन है f ऑफ x dx इक्वल टू होगा a से b तक, लिमिट चेंज नहीं होगा, लेकिन फंक्शन को अगर f ऑफ t उसके जगह f ऑफ x dx के जगह पर अगर f ऑफ t dt भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज है, इसको हम प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि सही में चेंज होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास फंक्शन, इसी फंक्शन को हम लेते हैं a, ठीक है, b, और है आपका f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? तो कैपिटल f ऑफ x होगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट चढ़ जाएगा आपका a से लेके b तक। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा? तो अपर लिमिट पहले अप्लाई होगा, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, पहला के लिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा में देखिए, इक्वल टू का जो है उसको हम देखेंगे, लिमिट क्या है? a से लेके b तक। ठीक है, लिमिट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन क्या हो गया है? f ऑफ t dt। ठीक, देखिए यहाँ पर f ऑफ x dx है, यहाँ पर f ऑफ t dt है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ t हो जाएगा, उसके बाद a से लेके b तक होगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यानी कि पहले अपर लिमिट, यानी कि f ऑफ b, ठीक है, उसके बाद माइनस f ऑफ a। ठीक है, तो दोनों के दोनों तो बराबर आ रहे हैं ना। देखिए, तो ये वाला और ऊपर वाला दोनों का आंसर बराबर आया। ठीक है, यानी कि पहला प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है? लिमिट अगर a से b तक रहे, फंक्शन f ऑफ x dx रहे, तो उसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट नहीं चेंज होगा, f ऑफ t dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास जो है एक फंक्शन है, यानी कि f ऑफ x जो है एक फंक्शन है, उसको जो है आप इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक। ठीक है, यानी कि इसको जो है आप अगर जो है इक्वल टू, अगर जो है आपने लिमिट को उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को जो है अपर लिमिट बना दिया। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टीज, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, यानी कि b को हम जो है यहाँ लिख दिया और a को जो है यहाँ लिख दिया, तो और फंक्शन जो है वही रहेगा। ठीक है, फंक्शन जो है वही रहेगा, तो आपको जो है जो आंसर आएगा उसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी जो है कहता क्या है उसको आप समझ लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज के अनुसार मान लीजिए अगर आप लिमिट को जो है उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिए, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिए, तो आपका जो आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा, दोनों का आंसर सेम होगा, केवल जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको जो आपने उल्टा कर दिया है, यानी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका लिमिट जो है a से a तक रहे। ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। आप जिसका इंटीग्रेट कर रहे हैं जिस फंक्शन का, और उसका लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के दोनों बराबर हों,
दोनों के दोनों बराबर हो तो उसका जो आंसर होगा वो जो है 0 होगा। डायरेक्ट जो है आँख मूंद कर आंसर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के दोनों बराबर होंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। हाँ 0 होगा, क्योंकि सेम चीज़ को अगर सेम से अगर माइनस कीजिएगा तो 0 होगा ना जी। जैसे देख लीजिए चेक करके, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लिमिट चढ़ जाएगा ए से ए, ठीक है, यानी कि ये भी हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टीज। चलिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिएगा। चौथा जो गुण धर्म है वो क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और उसको जो है आप जो है आपका लोअर लिमिट जो है x इक्वल टू ए, ठीक है, और x इक्वल टू बी, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए से लेके b तक, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से लेके c तक, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट c से लेके b तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, चौथा प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, उसका लिमिट जो है ए से लेके बी तक है, ठीक है, ए से बी तक है। तो उसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए से सी, ठीक है, उसी फंक्शन को, ठीक है, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थोड़ा सा जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। मान लीजिए आपके पास जो है ये फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका फंक्शन है, ठीक, और जो है आपका लिमिट दिया हुआ है यहाँ x इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ पर है x इक्वल टू बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है इंटीग्रेशन यहाँ करना है, ठीक है, ये इस एरिया को जो है आपको मतलब ये जो आपका है इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जो है लिमिट क्या है, x इक्वल टू ए से बी तक, ठीक है, यानी कि a से लेके b तक, ठीक है, यानी कि ये जो आपका जो हमने जो है इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यही आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। तो क्या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच में मान लीजिए हम आपका जो है ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है, सी पॉइंट हो गया, ठीक, यानी कि सी पॉइंट हो गया। तो आप जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पहला को इंटीग्रेशन कीजिए, दूसरा को इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि ए से सी तक कीजिए, ठीक है। तो हमने तो वही तो लिखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको ए से सी तक करेंगे, उसके बाद प्लस साइन दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद सी से बी तक करेंगे, सी से बी तक करेंगे। कोई नया चीज़ हम बता रहे हैं जी, कोई नया चीज़ है नहीं ना। यानी कि आपको जो है आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। अब हमको मन किया 2 बार में तोड़े, हमको मन करेगा 4 बार में तोड़ने के लिए तो 4 बार भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 1 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको जो है 4 भाग में लिख सकते हैं, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 3 से 4, ठीक है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए हमको जो है जैसे मन करेगा वैसे हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यहाँ पर हम कितना बार में, 1 2 3 बार में हम तोड़े, तो आपका मन, ठीक है, आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, सी जो है ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि सी जो है आपका यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सी जो है ए से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, तबे जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, मान लीजिए आप जो है जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसका जो लिमिट दिया हुआ है -a से a तक है, ठीक है, -a से a तक, यानी कि लिमिट सेम है, ठीक है। यहाँ ये है तो यहाँ भी ये है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, केस को समझने के लिए ध्यान दीजिए, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो उसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 से a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो है -a के बदला में 0 लिख दीजिए और a रहेगा 0 से a और f ऑफ x। ये कब होगा? जब आपका फंक्शन जो है इफ फंक्शन इज इवन। कब होगा? जब फंक्शन जो है इवन रहेगा। अब आपको मालूम है कि इवन क्या होता है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑड रहेगा, ठीक है, अगर फंक्शन जो है इफ फंक्शन इज ऑड तो आपका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है -1 से 1 तक x² dx, ठीक है, x² dx। तो यहाँ पर जो है लिमिट जो है -a से a तक, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से 1 तक यानी कि 1 है, तो यहाँ भी 1 है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क है। नीचे वाला जो आपका लोअर लिमिट है वो नेगेटिव है, ऊपर वाला जो अपर लिमिट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दोनों 1 है, ठीक है। तब इसको जो है आप ध्यान दीजिए, इसको चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है ये जो है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो x² जो आपका क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसको जो है आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल टू 0 से 1 ये हो जाएगा x² dx, x² dx। यानी कि यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर जो है बराबर होगा, ठीक है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों बराबर होगा। जिस तरह से ये जो हमने लिखा है इसका आंसर और इसका आंसर, अर्थात ये वाला और ये वाला दोनों का आंसर बराबर होगा। लेकिन केस नंबर 2 में देखिए कि अगर जो है फंक्शन जो है ऑड रहे, यानी कि इंटीग्रेशन -1 से 1 तक ही करना रहता, ठीक है, -1 से 1 तक ही करना रहता, x² sin x रहता dx रहता, तो आपका जो आंसर होता वो जो है 0 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो है आपका जो है इवन फंक्शन है और ये जो है ऑड फंक्शन है। इवन इंटू ऑड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑड आता है, यानी कि ये ऑड फंक्शन है और -a से लेके a तक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 आपको समझ में आ गया ना। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिए। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ a जो एक फंक्शन है उसका जो लिमिट दिया है 0 से लेकर a तक दिया है, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से a है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात लिमिट को उसी तरह से लिखेंगे 0 से a, f ऑफ x के जगह पर जो है आप जो है a - x dx लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x dx, उसका लिमिट दिया है 0 से a, तो आप उसको जो है उस फंक्शन को a - x, अर्थात ये जो आपका जो लिमिट है ना a - x dx लिखेगा। इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों के दोनों बराबर होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आप इसको चाहें तो कर भी सकते हैं, इसका आप जो है इंटीग्रेशन निकालिए, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसका आप इंटीग्रेशन निकालिए, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका जो है दोनों को दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 में। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, उसका जो लिमिट है a से b तक, ठीक है, f ऑफ x dx। तो आप इसको जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a से b, ठीक है। फंक्शन को जो है आप a + b - x dx भी लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 7 प्रॉपर्टीज नंबर 6 से जो है मिलता जुलता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है कि 0 से a रहेगा तो उसको जो है आप लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x a - x। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि a से b रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं a + b - x। दोनों के दोनों जो है मिलता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर आप जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 7 में अगर आप यहाँ पर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 करके देखिए, तो 0 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 से b, ठीक है, 0 से b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से b f ऑफ x dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ, ठीक है, f ऑफ
ए की जगह पर तो 0 कर दिए हैं, यानी कि b माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए तो प्रॉपर्टीज नंबर जो 6 है और प्रॉपर्टीज नंबर जो 7 है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी 6 में है और यही प्रॉपर्टी 7 में है, लेकिन यहाँ पर a से b है। ठीक है, और यहाँ पर 0 से a है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टीज नंबर 6 और 7 हमने आपको बताया। लास्ट प्रॉपर्टीज 8 नंबर प्रॉपर्टीज को हम देखने जा रहे हैं। चलिए, 8वां प्रॉपर्टीज और लास्ट प्रॉपर्टीज कहता है आप जिस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और उसका जो लिमिट दिया है 0 से 2a दिया है। ठीक है, 0 से 2a दिया है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 0 से a f ऑफ x dx। ध्यान दीजिए 8 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, मान लीजिए आप जो फंक्शन का इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसका लिमिट जो है 0 से 2a है। ठीक है, 2a है, तो उसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 से a। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर में, 0 से a f ऑफ x dx। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो आपका जो फंक्शन होगा f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है बराबर होना चाहिए f ऑफ x के। ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है। अगर आपका फंक्शन जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है अगर नेगेटिव के बराबर हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन जो है 0 हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 2 कंडीशन है। अगर f ऑफ, ये जो है पहले बात तो कब अप्लाई होगा, जब f ऑफ जो फंक्शन है वो 2a माइनस एक्स इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा। अगर 2a माइनस एक्स जो है अगर नेगेटिव के बराबर आ गया तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज नंबर 8 हो गया। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो है हमने जो है 8 बताया। ठीक है, तो 8 प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करें। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो हमने जो है 8 प्रॉपर्टीज को बताया है, जो हमने जो है लिख रखा है ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो। ठीक है, मान लीजिए आप जो है नहीं लिख पाए होंगे तो 8 प्रॉपर्टीज को हमने जो है एक जगह लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां। ठीक है, और सभी को हमने जो है बारी बारी से डिस्कस भी कर दिया है। तो ये जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का अर्थात जो है निश्चित समाकलन का जो है आपका प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।